तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल विस्तार में रूपाणी सरकार के सभी मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल समेत सभी पुराने मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कुल 24 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इसमें से 10 कैबिनेट हैं, 14 राज्य मंत्री बने हैं। तो अगर भूपेंद्र पटेल को आप मिला लें तो 25 लोगों की एकदम ब्रांड न्यू कैबिनेट लेकर के अब गुजरात की सरकार आगे चल रही है, जिसमें एक नो रिपीट पॉलिसी का पालन किया गया है। मतलब पूरे घर के बदल दिए। अखिलेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, ये जो नो रिपीट कैबिनेट आई है, इसके पीछे का मकसद क्या 2022 में बीजेपी रिपीट करना है? बिल्कुल, अभी जनता पर निर्भर करता है कि वो इस सरकार को रिपीट करे या ना करे, लेकिन बीजेपी ने अपनी ओर से नो रिपीट फार्मूला लागू जरूर कर दिया है। दरअसल संकेत बीजेपी के पास ये फीडबैक है कि जो विजय रूपाणी सरकार थी उसका कामकाज ठीक नहीं रहा। खासतौर से कोरोना की दूसरी लहर के कहर के दौरान जनता बहुत परेशान हुई। ऊपर से महंगाई की जो मार है उसने कमर तोड़ रखी है जनता की। तो ऐसे में इतनी ज़्यादा अलोकप्रियता के साथ आप चुनाव मैदान में नहीं उतर सकते, तब जबकि चुनाव में केवल 1.25 साल का वक्त बचा है। इसलिए बीजेपी ने नो रिपीट फार्मूला करते हुए न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि सारे मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। ये बीजेपी के इतिहास में पहली बार है कि इस तरह से मुख्यमंत्री और मंत्रियों सभी को हटा दिया जाए। हालांकि केरल में हमने देखा था कि जहां लेफ्ट पार्टियों की सरकार आई है वहां पर मुख्यमंत्री तो वही रहे, लेकिन सारे मंत्रियों को हटा दिया था पी विजयन ने। ठीक वैसे ही फार्मूला कुछ बीजेपी ने गुजरात में अपनाया है। अब देखने की बात होगी कि जनता इसका साथ देती है या नहीं देती है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को मौका जरूर मिल जाएगा ये कहने के लिए कि बीजेपी ने सारे मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को हटाकर ये मान लिया है कि 4 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया था। नहीं अखिलेश जी, आप मुझे ये बताइए कि एक बात तो ये भी बीजेपी में हो रही है कि देखो ये फैसला ले सकते हैं, ये कड़ा फैसला, चाहे वो मुख्यमंत्री बदलने का हो या पूरा का पूरा कुनबा ही बदल देने का या पलट देने का हो, या अपनी खुद की कैबिनेट, जुलाई में जैसे आपको याद होगा आप ही ने रिपोर्ट किया था, अपनी कैबिनेट में कैसे उन्होंने करीब 40 नए चेहरे लेकर के आए। ये किसी विपक्षी दल में या किसी और राज्य में करना, या यूं कहें कि बीजेपी में ही उत्तर प्रदेश में करना बहुत मुश्किल हुआ बीजेपी के लिए। निश्चित तौर पर मुश्किल तो है, इसलिए मैंने कहा कि ये पहली बार ऐसा किया है बीजेपी ने। हालांकि मैंने केरल का उदाहरण दिया है जहां पर हाल ही में पिनराई विजयन ने अपने पुराने सारे मंत्री जितने थे सारे सबको हटा दिया गया। लेकिन यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में बीजेपी कोशिश जरूर कर रही थी कि योगी आदित्यनाथ को हटाए, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। योगी आदित्यनाथ अब भी ताकतवर हैं और बीजेपी उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन इसमें दिक्कत यह कि मरता क्या ना करता, अगर आप इन्हीं चेहरों को सामने रखते, इन्हीं को लेकर के चुनाव मैदान में उतरते, जो फीडबैक बीजेपी को के पास था उसमें यही आया था कि इनको सामने रखकर चुनाव मैदान में उतरने से नुकसान हो सकता है, तो क्यों ना इससे बेहतर कि कोशिश करके देख ली जाए कि सबके सब बदल डाले जाए। बीजेपी ने दरअसल झारखंड में जो नुकसान उठाया था उसकी वजह से उसने सबक सीखा है, जहां पर कि मुख्यमंत्री जो थे रघुवर दास, वो अलोकप्रिय थे, वो खुद अपना चुनाव हार गए थे, उनको हटाने की लगातार मांग होती रही, लेकिन फिर भी बीजेपी ने चुनाव से पहले उन्हें नहीं हटाया, इसलिए पार्टी चुनाव हार गई। तो इसलिए बीजेपी को लगता है कि जो चुनावी राज्य है वहां पर मुख्यमंत्री को बदलने से शायद नतीजा बदल सकता है। ऐसा ही उन्होंने उत्तराखंड में भी किया है। अखिलेश जी, बहुत छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब आपसे। अब कौन कौन से और मुख्यमंत्री हैं जिनके दिल में एकदम धुक धुक हो रही होगी अभी? देखिए, मुझे लगता है कि जो गुजरात में हुआ है संकेत, उसके बाद किसी भी मुख्यमंत्री को रात को ठीक से नींद नहीं आएगी, ना ही मुख्यमंत्री को ना ही मंत्री को। कब किसके पास बीएल संतोष का फोन आ जाए कि उनको कल राजभवन जाकर इस्तीफा देना है, ये कोई नहीं कह सकता। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इसके बाद आएंगे तो आपको कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा वो सुनाएंगे। बने रहिए। और कृषि कानूनों को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार को दिमागी बुखार की शिकायत है, 3 साल का कोर्स चलेगा तब यह बुखार धीरे धीरे उतरेगा। इनका 3 साल का कोर्स है, ये 3 साल में इनका दिमाग की बुखार है, वो धीरे धीरे उतरेगा। इन्हें कोर्स दिया जाएगा, इस पर रिसर्च चल रही कि कौन कौन सी दवाई इन पर काम आवेगी। कुछ दवाई इनको मिली, इनको जगह जगह से दवाई बंटी इनको देनी पड़ती है, और इनका आ जाएगा 3 साल में उतरेगा। इनका पारा जो है ना वो चढ़ा हुआ है, 3 साल में उतरेगा। मतलब 5 ईंट रख के
उससे के शिलान्यास करा और सारी संस्थाएं बेच दी देश की। क्यों जनता का बेवकूफ लग रहे बनाने। और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। वहां निर्माण कार्य की तस्वीरें आई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंदिर के लिए कंक्रीट का मोटा आधार तैयार किया गया है। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में। ये तस्वीर है वो जब अंदर जाते हैं मंदिर परिसर के। ये है वो तस्वीर जो कंक्रीट का मोटा एक बेस जिसकी हम बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था। उसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने आसपास की कुछ और जमीनें खरीदकर भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया। हम लोग अभी 47 लेयर पे तो आ गए हैं। 48 लेयर, लास्ट लेयर हम अगले कुछ दिन में भर देंगे इसको। उसके बाद में हम लोग उसके ऊपर में एक रिच कंक्रीट का एक लेयर डालेंगे जिसको राफ्ट बोलते हैं। वो 1.5 मीटर थिकनेस का आएगा और वो होने के बाद में हम लोग उसके ऊपर में 6 से 7 मीटर तक प्लिंथ को मिर्जापुर और ग्रेनाइट पत्थर से बिल्टअप करते हुए ऊपर तक जाएंगे। वो आपके सामने यहाँ पे ये सारे ब्लॉक पड़े हैं, तो ऐसे करीबन 30,000 ब्लॉक हम लोग लगाएंगे और वहाँ पे आके मंदिर का बेस बनेगा। वहाँ से मंदिर के कॉलम का निर्माण चालू होगा और वो 161 फीट ऊपर जाएंगे पूरा मंदिर का निर्माण कार्य खत्म करने के। निर्माण का पहला फेज पूरा हो गया है। अगर आज रात वर्षा न होती तो 48वीं लेयर इस समय पूरी हो गई थी। बहुत अधिक वर्षा में काम बाधित होता है। तो पहला फेज पूरा हुआ। जमीन के नीचे जहां गर्भगृह बनना है वहां 14 मीटर और बाकी के स्थान पर 12 मीटर मोटी ये चट्टान जमीन में ढाली गई है। ये पूरी तरह से सॉलिड है। इसके ऊपर पानी जमीन के अंदर नहीं जा सकता। 98% डेंसिटी की चट्टान है ये चट्टान मंदिर का आधार बन गया है। यही फाउंडेशन है।